बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ पहले डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने ये देखा था कि किसने डिस्कवरी करी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। देन हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी अब हम लोगों को डिस्कशन करना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का टॉपिक ही मेन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो, दोस्त या दुश्मन। तो दोस्त कौन होंगे, जो हमारे लिए किसी तरीके से मदद करें, जो हमारे किसी काम में हेल्पफुल हो, वही हमारे फ्रेंड्स होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से अब हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो कि हमें किसी ना किसी टर्म्स में हेल्पफुल होते हैं, हमारी किसी काम में मदद करते हैं। ठीक है, वही क्या हो जाएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे फील्ड्स में बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। कोई एकाध फील्ड नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना किसी तरीके से हमको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब घरों में किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। घर में बेसिकली आपकी खाने की कुछ चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। सेकंड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। ठीक, इंडस्ट्रियल ले लीजिए आप। थर्ड, कुछ होते हैं जिनको एज इट इज ही खाया जा सकता है, उनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो एडेबल की कैटेगरी में रख लीजिए आप। और एक फोर्थ एंड लास्ट क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेटा आज के टाइम में मेडिसिनल पर्पस है। ठीक, स्पेलिंग देखो मेडिसिन की, इधर नीचे कंप्लीट कर रही हूँ, मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक, कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हालांकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत सारी डिजीज वगैरह कॉज करते हैं। इनके जो हार्म्स हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। अभी पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 फील्ड में यूजफुल हो सकते हैं, और भी फील्ड्स में होते हैं, हमें यही 4 पढ़ाई गई हैं। इसमें से हम सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ले लें, यानी घर में ऐसी कौन कौन सी चीज है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कोई इस तरीके का नुकसान क्रिएट नहीं करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। बैक्टीरिया ही जैसे आपने लिया, तो बैक्टीरिया ही कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे जिनसे हमें प्रॉफिट है, मगर कुछ क्या होंगे, पूरी तरीके से हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे जो हमको कहीं ना किसी तरीके का लॉस प्रोवाइड करते होंगे। तो हमें दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दोनों तरीके के बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कशन करना है, या उनके बारे में बात करनी है। राइट, अब हम पूरी कहानी इनकी लेके नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। दही जानते हो, दही खाते होगे सब लोग। ठीक है, दूध में हम कोई चीज डालते हैं जिसको आप लोग बोलते हो जामन। दूध में जामन डालते हैं तो ही दही बनती है। ठीक, उस जामन में एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जब आप उसको अपने नॉर्मल दूध में डाल दीजिए और देखोगे, अगर बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखो तो दही नहीं जमती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, बल्कि हल्का सा गर्म टेम्परेचर हो, तो प्रॉपर आपकी कर्ड जो है वो फॉर्म होती है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने पहले ही बताया है, ग्रो करने के लिए एक थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर या हल्का सा वार्म टाइप का टेम्परेचर चाहिए। ठंडे में ये मर जाएंगे, या बहुत ज्यादा गर्म करने पे भी ये मर जाते हैं, है ना। तो कर्ड फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क लेंगे। मिल्क में जो जामन डालते हो उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसको कि लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस, ठीक। और उस मिल्क में जब आप जामन जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहले से मौजूद है वो डाल दोगे, तो मिल्क क्या हो जाता है, काफी टाइम तक रखने से लैक्टोबैसिलस जो है वो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं, और वो दूध आपका दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध में एक तरीके की शुगर होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज,
उस शुगर को क्या कर देता है, दही में वो एसिड में बदल जाती है। इस वजह से दही खाते होगे तो हल्की सी खट्टी भी आती होगी, है ना। तो एसिड कोई भी जो चीज होती है उसका टेस्ट हमेशा थोड़ा सा खट्टा होता है, वो बोलते हो ना सार टेस्ट, तो सार टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब कि लैक्टोबैसिलस एक तरीके का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, घर में दही जमाने में मदद करता है। ठीक, एक बेनिफिशियल रोल हो गया। दूध से दही बनने में बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक, अब सेकंड आ जाओ। इसको इंडस्ट्री में भी ले सकते हो, इसको हाउस होल्ड में भी ले सकते हो। कई चीजों को देखते होगे कि उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, रात भर भिगो के रखना पड़ता है ना। कई सारी ऐसी चीजें घर में बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका वो हो गया, क्या कहते हैं वो, डोसा हो गया, इडली हो गया। तो उसका जो बैटर हम बनाते हैं, यानी कि उसका जो मिक्सचर बनाया जाता है, उस मिक्सचर में जो चावल या फिर दाल यूज होती है, उसको देखा गया है कि रात भर भिगो के रखा जाता है। भिगोने का पर्पस ये होता है बेटा कि वहां पे उस पानी में थोड़ी सी यीस्ट ग्रो कर जाती है। ठीक, यीस्ट की ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सेकेंड, अगर हिंदी टर्म्स में या किचन में जो मम्मी टर्म यूज करती है, खमीर उठना बोलते हो, है ना। और साइंस की लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। बेकरी यानी कि केक वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, या जो भी है, प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की एक्टिविटी में क्या होती है, जिसमें भी फर्मेंटेशन हो जाएगा उसमें छोटे छोटे पोर बन जाएंगे, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। और इडली वगैरह सबने खाई होगी या डोसा खाते होगे तो उसमें देखते होगे छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक्चुअली फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं। और फर्मेंटेशन होता किसके कारण है, जब हम चावल दाल वगैरह को भिगो के काफी टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है जिसको बोलते हैं यीस्ट। ईस्ट में भी अगर उसका नाम, वैसे तो ईस्ट ही बुक में लिखा होगा यीस्ट, यीस्ट अगर क्या कहते हैं नहीं, तो अगर पर्टिकुलर नाम लोगे तो उसका नाम है सैक्रोमाइसीज नाम का यीस्ट। ठीक है, वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करा देता है, जिससे कि जो आपका वो बैटर है जिससे इडली बननी है वो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा पोरस यानी कि छेद वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लें रॉ मटेरियल्स, जैसे राइस एंड उड़द दाल, उसमें हमने उसमें ऐड हो जाएगी जब सैक्रोमाइसीज नाम की ईस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, फिर नेचर में स्पॉन्जी हो जाता है, खाने में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी सा हो जाता है। ठीक, हल्का सा खाने में सार भी आने लगता है क्योंकि उसमें यीस्ट जो है वो ग्रो कर जाती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट और हम देखें, घर में देखते हो पहला क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है ताकि क्या हो जाए, दही, दूध से दही में कन्वर्जन हो जाए। इसी तरीके से जब हम जो दाल चावल को भिगो के पहले से रखने की प्रोसेस है उसमें क्या हो जाते हैं, यीस्ट ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका बैटर या डो होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है। ये कई तरीके की चीजों में इसको यूज करते हैं, जैसे इडली बनाने में, इडली, डोसा, अगर बिस्किट्स कोई घर में बनाता है तो उसमें भी फर्मेंटेशन या कराना पड़ता है, या आजकल पैकेट में यीस्ट आती है जो कि एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, उसका पाउडर आता है, उसको मिक्स करके सानने से वो जल्दी से सही हो जाता है। या और भी इस तरीके की चीजें खाई होगी, जलेबी नॉर्मल में जानते होगे, मालपुआ, इन सारी चीजें, या फिर पेस्ट्री देखी होगी। ठीक, पेस्ट्री देखो, केक देखो, तो उसमें जो नीचे का बेस होता है उसमें भी देखते होगे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, वो भी यीस्ट के कारण ही होते हैं। और यीस्ट क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर या फिर इसी तरीके से ले लें हम लोग ढोकला, यानी कि इन सारे फूड प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा,
वो कोई नहीं बल्कि एक तरीके का यीस्ट है, और यीस्ट को नाम से अगर हम लें तो उसका नाम सैक्रोमाइसीस है। बाकी आपको नाम अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में लर्न करिएगा। नेक्स्ट, पनीर सबने देख रखा होगा, खाते होगे, कई बार घर में बनाया भी जाता है दूध की मदद से, है ना। फट जाता है दूध तो उसको पनीर में कन्वर्ट कर देती है मम्मी। तो वो जो पनीर होती है, जब दूध फट जाता है तो उसमें भी एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम थोड़ा सा पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और यही जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, उसकी वजह से दूध फटता है, और वो जो आप देखते हो ना थक्के थक्के से जम जाते हैं, वो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से होता है। फटे दूध का टेस्ट अगर किसी ने किया हो तो वो भी थोड़े से खट्टे हो जाते हैं, एसिड उसमें भी बन जाता है। और पनीर बनने में यानी कि हमें क्या चाहिए, दूध का फटना जरूरी है। और दूध फटने का मतलब क्या है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, यानी पनीर के फॉर्मेशन में भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत आपको पड़ रही है। ठीक है, अब इसी सबसे रिलेट करके एक आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई है, दैट इज फर्मेंटेशन। और मुझसे किसी ने फर्मेंटेशन पूछा भी था फर्स्ट लेक्चर में ही, तो मैंने कहा था कि हम लोग बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। फर्मेंटेशन, अभी मैंने क्या बताया, जब दाल चावल को भिगो करके रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें क्या है, यीस्ट ग्रो कर जाती है, और यीस्ट क्या है, फर्मेंटेशन कर देती है, जिसकी वजह से वो जो डो होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है खाने के लिए। ऐसा ही कुछ बता रहे थे। ठीक, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, अगर इससे पहले कहीं पढ़ा हो, रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने की प्रोसेस। सांस लेने की प्रोसेस भी हम लोगों ने दो पढ़ी थी, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एक में एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। बेटा अभी लैपटॉप क्लोज कर रही हूँ, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है मेरा।